टैक्सेबल इवेंट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई। आज का हमारा ये लास्ट लेक्चर है और उसके बाद मैं आपको इस चैप्टर का फाइनल चार्ट बनवाऊंगी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका हमारा एक लास्ट टॉपिक बचा है कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाईज वाला। ये फिनिश करके मैं आपको चार्ट ड्रॉ करवाऊंगी। कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाईज। भाई कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाईज क्या होता है? देखिए, जब आप कॉम्बो बनाते हैं, कॉम्बिनेशन कंबाइन कर देते हैं किसी चीज को, कॉम्बो ऑफ व्हाट? गुड्स प्लस गुड्स। आप गुड्स के साथ गुड्स देते हैं या फिर आप गुड्स के साथ कोई सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं अपने कस्टमर को, या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हैं और उस सर्विस के साथ आप कुछ गुड्स प्रोवाइड करते हैं, या फिर आप एक सर्विस के साथ कोई दूसरी सर्विस देते हैं। इसे आप कहते हैं कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाईज। जैसे मान लीजिए एक चीज के साथ आप दूसरी चीज दे रहे हैं, टूथपेस्ट के साथ आप टूथब्रश दे रहे हैं, यह है गुड्स एंड गुड्स का कॉम्बो। एग्जाम्पल, टूथपेस्ट प्लस टूथब्रश दोनों गुड्स हैं। गुड्स एंड सर्विसेज के केस में देखिए, गुड्स और सर्विसेज का कॉम्बो। मान लीजिए कि आप मशीनरी दे रहे हैं, मशीनरी इज अ गुड, और साथ में आप सर्विस दे रहे हैं इंस्टॉलेशन की, कि इसको आकर हम इंस्टॉल भी करके जाएंगे। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ गुड्स प्लस सर्विसेज। सर्विसेज प्लस गुड्स, आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। मान लीजिए कि आप पार्लर गए, पार्लर में जाकर आपने मान लीजिए फेशियल करवाया है अपना या क्लिनजिंग करवाई है, आपने पार्लर की कोई सर्विस ली है, और भाई पार्लर वाली ना आपको एक लिपस्टिक फ्री देती है। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स। एंड सर्विस प्लस सर्विस, सर्विस प्लस सर्विस में मान लीजिए आप सेम पार्लर वाला ही एग्जाम्पल ले लीजिए। आप पार्लर की एक सर्विस के साथ आपको पार्लर की दूसरी सर्विस फ्री मिल रही है। मान लो कि आप स्पा लेते हैं, हेयर स्पा लेते हैं, और हेयर स्पा के साथ आपको कॉम्प्लीमेंट्री कोई दूसरी सर्विस प्रोवाइड कर देती है पार्लर वाली। मान लीजिए आपके साथ में थ्रेडिंग कर देती है। दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सर्विसेज प्लस सर्विसेज। सो यहाँ पर क्या है कि आपको कॉम्बिनेशन मिलता है कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाईज में, गुड्स गुड्स का, गुड्स सर्विस का, सर्विस गुड का, सर्विस सर्विस का। इसे आप कहते हैं कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। सेक्शन कौन सा है कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई का? सेक्शन इज 8, बाद में करेंगे सेक्शन। अब भाई ये तो हो गया कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई, लेकिन ये दोनों डिफरेंट concepts हैं। composite supply is a separate thing, composite supply, and mixed supply is a separate thing। होता है दोनों में कॉम्बिनेशन है, गुड्स गुड्स का, गुड सर्विस का, सर्विस गुड्स का, सर्विस सर्विस का, होता दोनों में कॉम्बिनेशन है, लेकिन दोनों में कुछ हल्का फुल्का सा अंतर है। वो अंतर क्या है? कॉम्पोजिट सप्लाईज में ये जो गुड्स गुड्स का या गुड सर्विस का या सर्विस गुड्स का, सर्विस सर्विस का जो बंडल बनता है, दिस इज नेचुरली बंडल्ड। दिस इज नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली बंडल्ड का मतलब क्या है कि अगर हम नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में जाकर देखें तो इन दोनों चीजों को इकट्ठा ही प्रोवाइड किया जाता है। करेंगे फर्दर, अभी सिर्फ आप इतना देखिए कि जो मिक्स सप्लाई है, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड, दे आर नॉट नेचुरली बंडल्ड। नेचुरली बंडल्ड में अगर हम बात करें
तो ये गुड्स ऐसे हैं जिनको आप अलग से प्रोवाइड नहीं कर सकते, आपको इनको इकट्ठे ही प्रोवाइड करना होता है। उसे आप नेचुरली बंडल्ड कहते हैं। और नॉट नेचुरली बंडल्ड मीन्स कि आप उन गुड्स को अलग अलग भी सप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहीं पर एग्जाम्पल देख लें तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। एग्जाम्पल नेचुरली बंडल्ड में देखिए, आप लैपटॉप लेते हैं और आपको लैपटॉप बैग मिलता है साथ। दिस इज नेचुरली बंडल्ड। लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग मिलना। नॉर्मली अगर हम लैपटॉप लेने जाएं तो हमें लैपटॉप के साथ बैग मिल जाता है। दिस इज, ये जो गुड्स हैं ये इकट्ठी प्रोवाइड करी जाती हैं इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। गुड्स, गुड्स की पैकिंग, गुड्स की इंश्योरेंस और गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन। आपने गुड्स मंगवाई हैं दिल्ली से, आपको गुड्स पे मिलेंगी, गुड्स पैक होके भी मिलेंगी, रास्ते के लिए आपको इंश्योरेंस भी मिलेगी और ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो भी आपके बिल में इंक्लूडेड होगा। ये सब चीजें ऐसी हैं जिनको आप अलग नहीं कर सकते। नेचुरली बंडल्ड का मतलब क्या है कि इन्हें आप अलग नहीं कर सकते, ये सब इकट्ठी ही प्रोवाइड करी जाती हैं। नेचुरली बंडल्ड मीन्स इकट्ठी मिलती है, नेचुरली इकट्ठी मिलती है। जैसे कि आप होटल में स्टे करने जाएं और साथ में आपको ब्रेकफास्ट मिले, ये नॉर्मली आपको इकट्ठे स्टे, या जब आप होटल में स्टे करने जाते हैं तो आपको ब्रेकफास्ट कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में इकट्ठी आपको मिलती हैं। मिक्स सप्लाई फिर क्या है? जहाँ पे चीजें मिलती तो इकट्ठी हैं लेकिन आप उनको अलग अलग भी बेच सकते हैं। जैसे आपने एक बॉक्स देखा होगा जो दिवाली पे मिलता है, गिफ्ट आइटम। उस बॉक्स में आपको मिठाई भी मिलती है, उस बॉक्स में चॉकलेट्स भी होती हैं, उसमें जूसेस भी होते हैं, उसमें ड्राई फ्रूट्स भी होते हैं, एक पैकिंग मिलती है, एक्सेट्रा। तो ये जो बॉक्स है इसकी आइटम्स, आप स्वीट्स को अलग बेच सकते हैं, चॉकलेट्स को अलग निकाल सकते हैं, जूसेस को अलग निकाल सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स को अलग से बेच सकते हैं, इंडिविजुअली बेची जा सकती हैं। इनका इकट्ठे बिकना जरूरी नहीं है। ये मिक्स सप्लाई में आता है। मिलता तो इकट्ठा है लेकिन इकट्ठे बिकना जरूरी नहीं है इनका, आप इंडिविजुअली भी इनको सप्लाई कर सकते हैं। उसे कहते हैं मिक्स्ड सप्लाई। अब मेन बात हमारी ये नहीं है कि भाई कॉम्पोजिट सप्लाई और मिक्स सप्लाई क्या है। इसके साथ ही हमें ये करना है कि भाई इसकी टैक्सेबिलिटी क्या है, टैक्स लाइबिलिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। भाई लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग है अगर, तो जीएसटी का रेट किसका लगेगा? लैपटॉप का लगाएं या लैपटॉप के बैग का रेट लगाएं? देखिए लैपटॉप का जीएसटी रेट अलग होगा और लैपटॉप के बैग का जीएसटी रेट अलग होगा। ऐसे ही गुड्स का जीएसटी रेट अलग होगा, पैकिंग का जीएसटी रेट अलग होगा, इंश्योरेंस का अलग और ट्रांसपोर्ट का अलग। तो फिर क्या हम बिल में लैपटॉप का जीएसटी रेट अलग लगाएं और लैपटॉप बैग का जीएसटी रेट अलग लगाएं? क्या हम स्वीट्स का जीएसटी रेट अलग लगाएं, चॉकलेट का अलग लगाएं, जूसेस का अलग और ड्राई फ्रूट का अलग लगाएं? कौन सा रेट लगेगा ये देखने वाली बात है। रेट कौन सा लगेगा ये आपको कहाँ पे गिवन है? सेक्शन 8 में कितना रेट लगेगा।
वो कहता है कि अगर कॉम्पोजिट सप्लाई है, कॉम्पोजिट सप्लाई में जो रेट होगा वो कौन सा लगेगा? जीएसटी रेट ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। मुख्य मुख्य सप्लाई देखें कौन सी है। जैसे कि लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग में से प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है? हाँ जी, कोई एक ऑडियो ऑन करके बोलिए। लैपटॉप एंड लैपटॉप बैग में से आपको क्या लगता है कि मुख्य सप्लाई कौन सी है, प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, लैपटॉप या लैपटॉप बैग? मैम लैपटॉप। यस, तो जीएसटी रेट किसका लगेगा? लैपटॉप का। लैपटॉप का लगेगा। ग्रेट। सो इन केस ऑफ लैपटॉप प्लस लैपटॉप बैग, लैपटॉप इज द प्रिंसिपल सप्लाई। क्योंकि लैपटॉप प्रिंसिपल सप्लाई है तो जीएसटी रेट भी लैपटॉप का ही लगेगा। तो जब आप अपना बिल देखोगे ना, जब आप लैपटॉप का बिल देखोगे उसमें लैपटॉप 10,000, मान लीजिए आपका 50,000 का लैपटॉप है, डेल का लैपटॉप 50,000, प्लस इसके ऊपर जो जीएसटी रेट लगा होगा वो लैपटॉप बैग के ऊपर भी वही लगेगा। लैपटॉप के ऊपर भी वही लगेगा। मान लीजिए लैपटॉप बैग आपका 2,000 का था, तो जीएसटी रेट दोनों के ऊपर एक ही लग जाएगा। और कौन सा वाला लगेगा? लैपटॉप वाला। एक ही रेट लगेगा। और कौन सा रेट होगा? वो दोनों के ऊपर एक ही रेट लग जाएगा। लैपटॉप का रेट दोनों के ऊपर चार्ज कर लिया जाएगा। दिस इज द टैक्स लाइबिलिटी इन केस ऑफ कॉम्पोजिट सप्लाई। आइए मिक्स सप्लाई में देखते हैं फिर क्या होगा। भाई मिक्स सप्लाई में रेट ऑफ द आइटम विथ हाईएस्ट टैक्स रेट, जिस आइटम का रेट सबसे ज्यादा होगा वो सबके ऊपर लग जाएगा। जैसे मान लीजिए ये स्वीट्स हैं, चॉकलेट्स हैं, एग्जाम्पल। मान लीजिए कि स्वीट्स के ऊपर रेट है 5%, चॉकलेट्स के ऊपर भी रेट है 5%, जूसेस के ऊपर 18%, और ड्राई फ्रूट्स के ऊपर मान लीजिए रेट है, ले लीजिए यहाँ पर भी 5% ले लीजिए, हम सिर्फ एग्जाम्पल ले रहे हैं, फिक्टिशियस एग्जाम्पल। तो यहाँ पर अब पूरे बॉक्स के ऊपर अलग 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 रेट थोड़ी ना लगाएंगे हम। भाई स्वीट्स का अलग लगाएं, चॉकलेट्स का अलग, जूसेस का अलग, ड्राई फ्रूट्स का अलग, अलग अलग थोड़े ना लगाएंगे। हम पूरे बॉक्स के ऊपर एक ही जीएसटी का रेट लगाएंगे। और वो रेट कौन सा होगा? सभी आइटम्स में से जिस आइटम का रेट सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पे सबसे ज्यादा रेट किसका है? जूसेस का 18%। तो सारे बॉक्स के ऊपर 18% रेट ही लग जाएगा। मान लीजिए आपका सारा का सारा जो बॉक्स है वो 1,000 रुपीज का है, तो जीएसटी आप स्वीट्स के ऊपर, चॉकलेट्स के ऊपर, ड्राई फ्रूट्स के ऊपर अलग अलग नहीं लगाएंगे। आप एक ही रेट लगा देंगे जीएसटी का, दैट इज 18%। 18% क्यों? क्योंकि मिक्स सप्लाई के केस में जिस आइटम का रेट सबसे ज्यादा होगा वो रेट पूरे बिल के ऊपर लग जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई। तो सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंशिएट करना है कि जिस कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे हैं, गुड्स गुड्स का, गुड सर्विस का, सर्विस गुड्स का, या सर्विस सर्विस का, क्या वो कॉम्बो मिक्स सप्लाई में आता है या कॉम्पोजिट सप्लाई में आता है? पहले तो ये देखिए। और ये देखने के लिए आप क्या देखेंगे कि अगर आप मार्केट में ये सामान लेने जाते हैं तो क्या ये सामान इकट्ठे मिलता है या अलग अलग मिलता है? अगर तो इकट्ठे मिलता है दैट मीन्स कि वो नेचुरली बंडल्ड है। और अगर नेचुरली बंडल्ड है तो वो कॉम्पोजिट सप्लाई है। अगर वो सामान इंडिविजुअली मिल सकता है, अलग अलग मिल सकता है, ऐसे में वो नेचुरली बंडल्ड नहीं है और वो मिक्स सप्लाई में आता है। सो अगर तो कॉम्पोजिट सप्लाई में आता है। तो कॉम्पोजिट सप्लाई के केस में
कौन सा रेट लगेगा? जो कि मुख्य कमोडिटी का रेट होगा वो लग जाएगा। और मिक्स सप्लाई के केस में सभी आइटम्स में से जिस आइटम का रेट सबसे ज्यादा होगा वही रेट सारे बिल के ऊपर लग जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ। हाँ जी, इस कंसेप्ट में किसी को कोई प्रॉब्लम है? कॉम्पोजिट एंड मिक्स सप्लाई में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। नो प्रॉब्लम एट ऑल। तो चलिए फिर अब हम क्या करते हैं, टैक्सेबल इवेंट एंड स्कोप ऑफ सप्लाई का चार्ट बना लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको क्या बताया था कि टैक्सेबल इवेंट क्या होता है। व्हाट इज टैक्सेबल इवेंट? एक ऐसी घटना जिसके घटित होने पर टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाती है, दैट इवेंट इज नोन एज टैक्सेबल इवेंट। और जीएसटी के केस में टैक्सेबल इवेंट क्या होती है? सप्लाई इज द टैक्सेबल इवेंट। स्कोप ऑफ सप्लाई स्टार्ट किया था, और स्कोप ऑफ सप्लाई स्टार्ट करने से पहले हमने फॉर्म्स ऑफ सप्लाई किया था कि सप्लाई में आता क्या क्या है, सप्लाई में क्या क्या आता है, किस तरह की सप्लाई को आप सप्लाई कहते हैं। जिसमें हमने किया था सेल, ट्रांसफर, बाटर, लाइसेंस, रेंटल, लीज एंड डिस्पोजल। ये 7 टाइप्स ऑफ सप्लाई होते हैं, ये जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। सेल, ट्रांसफर, बाटर, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल। फिर हमने स्कोप ऑफ सप्लाई स्टार्ट किया था, इसका मैं आपको चार्ट बनवाऊंगी, मेरे साथ साथ आप ड्रॉ करिए। स्कोप ऑफ सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है। ये चार्ट अगर आपने अच्छे से बना लिया रिवीजन के टाइम पे आपको बहुत हेल्प करेगा। स्कोप ऑफ सप्लाई हमने किया था अंडर सेक्शन 7, और इसमें we have what? We have first of all, हॉरिजॉन्टली बनाइएगा इसे, चार्ट को दोनों पेजेस पे। सबसे पहले हमने किया था नॉर्मल, और टैक्सेबल सप्लाईज। नॉर्मल और टैक्सेबल सप्लाईज में सेक्शन कौन सा था आपका? सेक्शन 7(1). We'll write all the sections in red. और सेक्शन 1 के अंडर हमने फर्दर 3 सेक्शंस करे थे। क्या थे वो सेक्शंस? 3 सेक्शंस। सेक्शन 7(1)(a), 7(1)(b), 7(1)(c। सेक्शन 7(1)(a) में सप्लाईज फॉर कंसीडरेशन, सप्लाईज फॉर कंसीडरेशन। और इसमें हमने 2 कंडीशंस करी थी कि एक तो बदले में कुछ आना चाहिए, और एक इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। 2 कंडीशंस करी थी हमने।
बदले में कुछ होना चाहिए। सेकंड, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। ये दो कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। उसके बाद हमने 7(1)(b) किया था, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। अगर आप किसी बाहर वाली कंट्री से सर्विसेज लेते हैं, यहाँ पर भी आपकी दो कंडीशंस थी। कौन सी? बदले में कुछ होना चाहिए यहाँ पर भी, दैट मीन्स बदले में कुछ को आप कंसिडरेशन कहते हैं। और सेकंड क्या था इसमें? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, यहाँ पर होना चाहिए। यहाँ पे दोनों चीजें होनी चाहिए। यहाँ पर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। 7(1)(c). 7(1)(c) में हमने किया था सप्लाईज विदाउट कंसिडरेशन। यहाँ पर बदले में कुछ होना जरूरी नहीं है, विदाउट कंसिडरेशन। और यहाँ पे हमने 4 केसेस करे थे, और वो 4 केसेस कौन से थे? यहाँ पर देखिए, एक हमने किया था बिजनेस एसेट्स वाला, ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट्स। सेकंड, रिलेटेड एंड डिस्टिंक्ट पर्सन्स। तीसरा हमने इसमें किया था प्रिंसिपल एजेंट वाला पॉइंट। एंड फोर्थ हमने किया था इंपोर्ट ऑफ सर्विस, इंपोर्ट ऑफ सर्विस फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। उसके बाद हमने स्टार्ट किया था 7(1)(a), डीम्ड सप्लाई। deemed supply deemed supply में we have this section 7(1)(a, और यहाँ पर हमारा रहता है स्केड्यूल। हम स्केड्यूल्स पिंक से लिख लेते हैं। स्केड्यूल 2, स्केड्यूल 2। यहाँ पर आपका कौन सा स्केड्यूल था? यहाँ पर था आपके 4 केसेस स्केड्यूल 1 में थे। स्केड्यूल 1, यहाँ पर स्केड्यूल 1 है। Here we have schedule 2, एंड स्केड्यूल 2 में हमारे पास 5 आइटम्स थी, 5 केसेस। और वो 5 केसेस कौन से थे? ट्रांसफर, लैंड एंड बिल्डिंग, कि अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग को रेंट पर देते हैं तो वो डीम्ड सप्लाई है। ट्रीटमेंट और प्रोसेस, ट्रीटमेंट और प्रोसेस जिसमें हमने किया था अबाउट जॉब वर्क। ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट्स, कब बिजनेस एसेट्स को सप्लाई ऑफ गुड्स या सर्विसेज माना जाता है, इसमें हमने फर्दर 3 केसेस करे थे। यहाँ पर आगे 3 पॉइंट्स थे बिजनेस एसेट्स में। और ट्रांजैक्शंस रिगार्डेड एज सप्लाई ऑफ सर्विस, कौन कौन सी ट्रांजैक्शंस को आप सप्लाई ऑफ सर्विस कहते हैं, ये था। और सप्लाई ऑफ सर्विस के अंडर हमारे पास 6 केसेस थे, 6 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर थे सप्लाई ऑफ सर्विस में, जिसमें हमारे पास एक इमूवेबल प्रॉपर्टी वाला केस था,
एक कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग का, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स लिखें, चलिए लिख देती हूँ। इमूवेबल प्रॉपर्टी को अगर आप रेंट पर दे रहे हैं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, और इसमें एक पॉइंट था आपका डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर, आईटी सॉफ्टवेयर की बात थी एक यहाँ पर। एक हमने यहाँ पर किया था एग्रीमेंट टू रिफ्रेन, कुछ ना करने के लिए एग्रीमेंट करना, राइट टू यूज गुड्स। 1 2 3 4 5 6 हो गए आपके 6 पॉइंट्स, ये 6 पॉइंट्स थे यहाँ पर। फिर उसके बाद हमने डीम्ड सप्लाई के बाद किया था नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज, यहां पर आपका सेक्शन था 7(2) और स्केड्यूल था 3, स्केड्यूल 3। और स्केड्यूल 3 के अकॉर्डिंगली कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता, नॉन टैक्सेबल सप्लाईज। यहां पर हमने 8 पॉइंट्स करे थे, वी हैव 8 पॉइंट्स। उन 8 पॉइंट्स में हमारे पास एक एम्प्लॉई एम्प्लॉयर वाला पॉइंट है कि अगर एम्प्लॉई एम्प्लॉयर को सर्विस प्रोवाइड करता है जीएसटी नहीं लगता। एक था हमारे पास कोर्ट एंड ट्रिब्यूनल। नेक्स्ट हमारे पास था स्पेसिफाइड पर्सन्स। स्पेसिफाइड पर्सन्स में हमारे पास आगे 3 चीजें थी, वो मैं नहीं लिख रही यहाँ पर। अंतिम संस्कार वाला पॉइंट था, फ्यूनरल, बरियल एटसेट्रा। एक हमारे पास था सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग, कि लैंड एंड बिल्डिंग की सेल के ऊपर जीएसटी नहीं लगता। एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन लॉटरी एंड गैम्बलिंग। एमटीटी, मर्केंटाइज ट्रेड ट्रांजैक्शन। और लास्ट हमारा था हाई सी सेल्स वाला पॉइंट, हाई सी सेल्स। we are short of time, so I have to rush. Last is our declared supply or declared supply. May we have what section? Section 7(3). और यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो टाइम टू टाइम बाय नोटिफिकेशन डिक्लेयर करती रहती है कि कौन से सप्लाई को सप्लाई ऑफ गुड्स या फिर सप्लाई ऑफ सर्विसेज माना जाएगा या फिर कुछ भी नहीं माना जाएगा। नॉन टैक्सेबल सप्लाईज में एक और था हमारा, यहीं पर स्केड्यूल 4 भी है नॉन टैक्सेबल सप्लाईज में, जहां पर एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट आता है। एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय गवर्नमेंट, जिसमें हमने वीजा, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, बर्थ सर्टिफिकेट, डेथ सर्टिफिकेट एटसेट्रा की बात करी है। सो दिस इज द ओवरव्यू ऑफ आवर whole chapter scope of supply, which is very important. और इसके अलावा हमने सेक्शन 8 किया है कॉम्पोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाईज वाला एंड में। सेक्शन 7 का आपका ये चार्ट है, इस चार्ट को क्विक रिवीजन के लिए रख लीजिए, आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा ये चार्ट। ठीक है जी। इसके अलावा अभी आज के डेट में मुझे आपको इंफॉर्मेशन देनी है
कि आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा दैट इज लेक्चर 23 ऑफ जीएसटी, उसमें मैं आपको करवाऊंगी रिवीजन। अब हम साथ साथ रिवीजन स्टार्ट करेंगे क्योंकि जीएसटी इज अ बिट टिपिकल टॉपिक और आप चीज़ों को भूलते जाएंगे अगर आपको रिवाइज नहीं करवाऊंगी। तो आपका रिवीजन चलेगी चैप्टर 1 टैक्स स्ट्रक्चर इन इंडिया, इसकी रिवीजन चलेगी और इसमें मैं लेक्चर 1 से आपको रिवीजन स्टार्ट करवाऊंगी। लेक्चर 1 से लेकर जब तक आपका ये चैप्टर खत्म नहीं होता तब तक की आप रिवीजन घर से करके आएंगे बेटा। नेक्स्ट क्लास में आने से पहले, कल वाली क्लास में आने से पहले आपको रिवीजन करके आनी है फर्स्ट लेक्चर से लेकर जब तक ये लेक्चर खत्म नहीं होता। मुझे नहीं पता ये लेक्चर कौन से, ये वाला चैप्टर कौन से उसमें खत्म हुआ था। आपको ये रिवीजन करके आनी है और आपका ओरल टेस्ट होगा। ओरल टेस्ट, oral test is compulsory for all। हर हफ्ते मैं आपको रिवीजन करवाऊंगी, एक दिन हम रिवीजन के लिए रखेंगे, उसमें मैं आपको पुराने कुछ चैप्टर्स रिवाइज करवा, कोई एक चैप्टर रिवाइज करवाया करूंगी। उस चैप्टर की रिवीजन आप पहले से करके आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट होने से पहले मैं आपको उस चैप्टर की रिवीजन करवाऊंगी, खुद करवाऊंगी। उसके बाद मैं आपका ओरल टेस्ट लूंगी। आप सबको अपना अपना ऑडियो ऑन करके आंसर करना है और आपकी हर ओरल टेस्ट का रिकॉर्ड मैं अपने पास रखूंगी और उस ओरल टेस्ट में जितने आपके मार्क्स होंगे हर ओरल टेस्ट में, उसके हिसाब से आपकी असेसमेंट लगेगी बेटा। सो रिवीजन एंड ओरल टेस्ट से बचना किसी ने नहीं है। जो बचेगा उसकी ऑटोमेटिकली असेसमेंट जो है वो कम हो जाएगी, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंडली, अटेंडेंस। This time I'm very particular about attendance and assessment। ओरल टेस्ट्स के लिए और अटेंडेंस के में कोई भी लापरवाही नहीं करेगा, इसको सीरियसली लीजिए। किसी को किसी तरह का कोई डाउट है पूछिए।